स्वागत है बच्चों आपका इस वीडियो लेक्चर सीरीज में। और आज के इस लेक्चर में बच्चों हमें डिस्कस करना है डिफरेंस एम्पलीफायर। बच्चों ये एम्पलीफायर सर्किट, अब तक जो भी हमने एम्पलीफायर सर्किट पढ़ा या ऑपरेशनल एम्पलीफायर सर्किट से रिलेटेड जो भी हमने टॉपिक्स या जो भी हमने प्रॉब्लम्स को सॉल्व किए, उनसे ये बिल्कुल अलग है। अलग इन द सेंस कि अब तक जो भी हमने सर्किट देखा उनमें या तो वो इन्वर्टिंग मोड में था या नॉन इन्वर्टिंग मोड में था। मींस जो हम सप्लाई टर्मिनल पे, इनपुट टर्मिनल पे अप्लाई कर रहे थे, उनमें या तो इन्वर्टिंग पे या फिर नॉन इन्वर्टिंग पे ही अप्लाई कर रहे थे। बट यहाँ बच्चों आप ध्यान से देखिए, इस सर्किट में दोनों टर्मिनल्स पे इनपुट हमने अप्लाई कर रखा है। बच्चों ये टॉपिक ओपैम का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अगर आपसे सर्किट एनालिसिस के क्वेश्चन बनाएगा इस चैप्टर से, तो मैक्सिमम चांस होता है कि डिफरेंस एम्पलीफायर से दे। बात समझ में रहे? तो बच्चों इसलिए सब लोग इस लेक्चर को ध्यान से सुनेंगे और बिल्कुल आपके लिए कुछ नया नहीं है। सारे कॉन्सेप्ट वही यूज हुए हैं जो आपके लिए एज यूजुअल हैं, वो आपने उसका प्रैक्टिस कर रखा है। ठीक है, थोड़ी चीज़ें अलग हैं तो उनको बस हमें देखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं डिफरेंस एम्पलीफायर। तो बच्चों सबसे पहले तो डिफरेंस एम्पलीफायर नाम से ही पता चल रहा है कि डिफरेंस एम्पलीफायर में जो आउटपुट वोल्टेज आएगा वो निश्चित तौर पे दोनों इनपुट टर्मिनल पे जो हमने वोल्टेज अप्लाई किया है उसके डिफरेंस के प्रोपोर्शनल आएगा। भाई प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने समिंग एम्पलीफायर पढ़ा था, तो वहां आपने देखा था कि आउटपुट वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सम ऑफ ऑल वोल्टेजेस एट इनपुट टर्मिनल्स। बट हियर is difference amplifier, that's why output of difference amplifier is proportional to difference of two inputs voltage। बात समझ में है बच्चों? तो चलिए आइए इस बात को हम एनालिसिस करके देखते हैं कि क्या इसका आउटपुट वोल्टेज दोनों के डिफरेंस के प्रोपोर्शनल आता है। तो कॉन्सेप्ट बच्चों वही रहेगा, आपके लिए कुछ नया नहीं है, वही अपना पुराना वर्चुअल शॉर्ट कॉन्सेप्ट। तो अकॉर्डिंग टू वर्चुअल शॉर्ट कॉन्सेप्ट V प्लस इक्वल टू V माइनस, और इसकी वैल्यू बच्चों हमें पता नहीं है V प्लस की वैल्यू, इसलिए हमने इसको Vx एज्यूम कर लिया है। भाई यहाँ देखो, ये दोनों रेजिस्टेंस के थ्रू आप V1 इस पे अप्लाई कर रहे हो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट अप्लाई करते इस टर्मिनल पे और V1 दिया होता तब तो कोई ज़रूरत ही नहीं होता, तब तो हमें डायरेक्ट पता होता V1। बट ऐसा नहीं है ना। इस V1 का आप इन रेजिस्टेंस के थ्रू कुछ वोल्टेज को डिवाइड करके इसमें अप्लाई कर रहे हो, तो वो कितना होगा वो हम लोग अभी कैलकुलेट करेंगे। अभी आप चिंता मत कीजिए, आप बस इसको ले लो Vx, तो ये भी Vx। अब उसके बाद क्या करना है बच्चों, V माइनस टर्मिनल पे, इन्वर्टिंग टर्मिनल पे हमें अप्लाई करना है नोडल मेथड। तो यहाँ पे देखिए, अप्लाई नोडल मेथड एट V माइनस टर्मिनल। तो बच्चों नोडल मेथड में सबसे पहले तो इनपुट टर्मिनल के करंट क्या हैं, ओपैम के 0 हैं, इसलिए बच्चों ये करंट इक्वल टू ये करंट होगा। ठीक है, करंट को लिखने से पहले सारे नोड के पोटेंशियल को हम लिख लेंगे। तो अगर ये करंट 0 है बच्चों, तो करंट इन R1 इज इक्वल टू करंट इन R2। तो यहाँ पे देखिए डायरेक्ट मैंने लिख दिया है V2 माइनस Vx डिवाइडेड बाई R1 इज इक्वल टू Vx माइनस V0 डिवाइडेड बाई R2। अब बच्चों यहाँ से हमने V0 की वैल्यू कैलकुलेट की। तो कैसे कैलकुलेट करोगे, तो एक काम करो, आप R2 को इधर मल्टीप्लाई कर दो और तो इधर बच जाएगा Vx माइनस V0, और बच्चों V0 को इधर कर दो, बाकी के टर्म को, इस वाले टर्म को इधर शिफ्ट कर दो। तो जब इधर वाला टर्म शिफ्ट करोगे तो देखो R2 में, R2 बाई R1 में V2 का मल्टीप्लाई हुआ है, और जब इधर शिफ्ट होगा तो माइनस हो जाएगा, और ये जो माइनस है वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो Vx यहाँ पे एक ऑलरेडी है और एक Vx आ जाएगा R2 बाई R1 का मल्टीप्लाई करके। तो बच्चों जब उसमें से Vx कॉमन लोगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस R2 बाई R1 इंटू Vx। तो ये देख रहे हैं, ये हमारा आउटपुट वोल्टेज आ गया।
ठीक है। बट अभी भी काम बना नहीं है बच्चों, क्योंकि अभी हमारे लिए Vx क्या है, अननोन है। अब इस Vx को आप कैसे निकालोगे, तो इस तरह का प्रॉब्लम आप कर चुके हो। मैं आपको एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के माध्यम से बताया था कि इस सिचुएशन में Vx को हम कैसे डिटरमाइन करेंगे बच्चों। तो एक बार आप नोडल V प्लस पे अप्लाई कर दीजिए। जैसे आपने V माइनस टर्मिनल पे अप्लाई किया था नोडल, एग्जैक्टली वैसे ही आपको नोडल अप्लाई करना है बच्चों V प्लस मीन्स नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे। तो सब बच्चे जानते हैं कि इनपुट टर्मिनल का करंट क्या होता है, जीरो मीन्स इधर का करंट इज इक्वल टू इधर का करंट। R1 और R2 का करंट बच्चों क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि इसमें करंट क्या होता है, जीरो होता है। तो ये वाला करंट का वैल्यू क्या होगा, V1 माइनस Vx बाई R1, और ये बच्चों इक्वल होगा इस करंट के, तो Vx माइनस जीरो डिवाइडेड बाई R2, और यूजिंग दिस एक्सप्रेशन we will determine the value of Vx। बात समझ में आई? तो इसके बाद हम लोग बच्चों पुट करेंगे Vx की वैल्यू V0 में। तो पुट द वैल्यू ऑफ Vx इन V0। तो यहाँ पे देखिए Vx की जगह मैंने वैल्यू पुट की, और यहाँ पे देखो बच्चों इसको मैंने थोड़ा सा और सॉल्व किया। तो यहाँ पे R1 प्लस R2 डिवाइड बाई R1 हो जाएगा भाई, R1 LCM लोगे तो। अब यहाँ पे देखो R1 प्लस R2 से R1 प्लस R2 खत्म हो जाएगा, इधर आ जाएगा R2 बाई R1। तो V2 के साथ माइनस R2 बाई R1, V1 के साथ R2 बाई R1, और यहाँ से बच्चों जब आप R2 बाई R1 कॉमन लोगे तो V1 माइनस V2 हो जाएगा। तो यहाँ देखा आप लोगों ने, जो आउटपुट वोल्टेज हमारा आया डिफरेंस एम्पलीफायर का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया V1 माइनस V2 के। तो मैंने लेक्चर स्टार्ट किया था तो बताया भी था कि आउटपुट वोल्टेज दोनों के डिफरेंस के प्रोपोर्शनल आएगा। देखिए आ रहा है, ठीक है। अगर बच्चों इस सर्किट में मैं R1 और R2 इक्वल कर दूं, तो ये वाला जो रेशियो है वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मीन्स डायरेक्ट V0 की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, V1 माइनस V2 हो जाएगी। ठीक है, बात समझ में आई? तो इस तरह के सर्किट को आप क्या बोलोगे, सबट्रैक्टर बोलोगे। भाई जिस सर्किट में आउटपुट वोल्टेज डायरेक्ट दोनों इनपुट वोल्टेज का डिफरेंस आएगा, दोनों इनपुट वोल्टेज का सब्ट्रैक्शन आएगा, तो दैट सर्किट इज नोन एज सबट्रैक्टर सर्किट। तो बनाना बच्चों डिफरेंस एम्पलीफायर से है, बस हमें इन रेजिस्टेंस की सेटिंग्स करनी है, और सेटिंग क्या करना है, सबको हमें इक्वल लेना है। बात समझ में आई बच्चों? यहाँ एक चीज मैं बताना आपको भूल गया था कि Vx एक तो हम यहाँ पे नोडल अप्लाई करके डिटरमाइन कर सकते हैं, बट अगर आपको वोल्टेज डिवीजन मेथड आता है then you can find the value of Vx directly using node voltage division method। देखिए मैंने इस सर्किट को यहाँ पे अलग से बना लिया है, देखिए ये Vx है। तो Vx बच्चों इस पॉइंट का वोल्टेज Vx है, मीन्स दिस Vx इज इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस R2। R2 रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ही क्या है बच्चों, Vx है। अब ध्यान से देखो कि इधर का करंट क्या है, जीरो। भाई आप ऊपर जाइए, देखिए इसमें करंट क्या जा रहा है बच्चों, जीरो। तो वही मैंने बनाया है, इधर का करंट है जीरो, मीन्स ये दोनों रेजिस्टेंस क्या हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे, क्योंकि इसमें दोनों करंट क्या होगा, सेम। तो आपको पता है कि जब दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में होते हैं और हमें टोटल वोल्टेज गिवन होता है, तो हम वोल्टेज डिवीजन मेथड से इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज क्या है वो हम डिटरमाइन डायरेक्टली कर सकते हैं। मीन्स हमारे पास एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, और उस रिजल्ट की मदद से हम डायरेक्ट Vx की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो बच्चों Vx की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो Vx इज इक्वल टू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 इंटू V1। ठीक है, तो यू कैन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ Vx यूजिंग दिस मेथड। ठीक है, और एक यहाँ मैंने बताया भी था नोडल लगा के, है चीज दोनों एक ही, नोडल और ये जो वोल्टेज डिवीजन बताया वो दोनों एक ही है। ये जो रिजल्ट है ये आप यूँ समझ लो कि वोल्टेज डिवीजन से ही आया है, बट यहाँ पे आपके पास एक पका पकाया रिजल्ट है ना, पका पका एक फार्मूला है जिसको आप डायरेक्टली अप्लाई करके Vx निकाल सकते हो। तो ये तो हो गई बच्चों डिफरेंस एम्पलीफायर के आउटपुट वोल्टेज की बात। अब इस
सर्किट की एनालिसिस क्या हम किसी और मेथड से कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं बच्चों, और वो मेथड ज़्यादा सुपीरियर मेथड होगा एज कंपेयर टू दिस मेथड। उसका कारण अभी मैं आपको बताऊंगा। अब सोचने वाली बात ये है कि इसके अलावा और कौन सा अल्टरनेटिव मेथड होगा। बच्चों, जब मैं ओपैम्प का लेक्चर स्टार्ट किया था तो आपको मैंने बताया था कि ओपैम्प इज अ लीनियर सर्किट, लीनियर आईसी। आपको याद होगा, ये पॉइंट मैंने डिस्कस किया था। तो बच्चों, अगर कोई लीनियर सर्किट है तो हम उस लीनियर सर्किट में सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। ये सब बच्चे जानते हैं, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ये पढ़ते हो आप लोग कि सुपरपोजिशन थ्योरम इज एप्लीकेबल ओनली फॉर लीनियर नेटवर्क। तो हियर ऑपरेशनल एम्पलीफायर सर्किट इज अ लीनियर सर्किट, दैट्स व्हाई वी कैन अप्लाई सुपरपोजिशन थ्योरम इन दिस सर्किट। अब आपके मन में एक खलबली मच रही होगी, उथल पुथल हो रहा होगा कि सर अभी तक तो आपने ये कहीं अप्लाई नहीं किया, जबकि इसके पहले में ही हमने ओपैम्प के बहुत सारे सर्किट पढ़े, बट वहाँ आपने नहीं बताया हमको सुपरपोजिशन थ्योरम। यहाँ आप बोल रहे हो कि सुपरपोजिशन थ्योरम से आप कर सकते हो। तो बच्चों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि सुपरपोजिशन थ्योरम इज एप्लीकेबल ओनली फॉर दैट नेटवर्क विच कंटेन्स मोर देन वन सोर्स। आपको याद होगा, ऐसा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बहुत सारा किया होगा आप लोगों ने सर्किट एनालिसिस के क्वेश्चन में, कि सुपरपोजिशन थ्योरम आप वहीं अप्लाई कर रहे होगे जहां एक से अधिक सोर्स हो। ऐसा नेटवर्क में हम अप्लाई करेंगे जिसमें एक से अधिक सोर्स हो, और यहाँ कुछ ऐसा ही है। आप देखिए, दो सोर्स है, दो हमारे पास वोल्टेज सोर्स है, V1 और V2। तो एक तो कंडीशन कि ये सर्किट लीनियर है, और दूसरा कंडीशन मोर देन वन सोर्स है इस सर्किट के अंदर। दैट्स व्हाई सुपरपोजिशन थ्योरम के जो दोनों कंडीशंस हैं वो फुलफिल हो रहे हैं, इसलिए हम इसको सुपरपोजिशन थ्योरम से बच्चों सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इसके पहले जितने भी सर्किट आए हमारे सामने, जितने भी ओपैम्प के क्वेश्चंस आए, उन क्वेश्चंस में बच्चों एक ही वोल्टेज सोर्स था नेटवर्क में, एक ही वोल्टेज सोर्स सर्किट में था। या तो इन्वर्टिंग पे अप्लाई हो रहा था या नॉन इन्वर्टिंग पे ही अप्लाई हो रहा था। बट ये हमारे सामने ऐसा है कि दोनों टर्मिनल पे हमने इनपुट अप्लाई किया हुआ है। बात समझ रहे हैं ना? तो इसलिए हम वहां नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि हमारे पास एक ही सोर्स अवेलेबल था। और जबकि सुपरपोजिशन थ्योरम कहाँ लगाते हैं? मोर देन वन सोर्स के लिए। ठीक है, इसलिए यहाँ पे लगाएंगे, और पिछले सर्किट्स में हम नहीं लगा पाए थे। तो आइए देखते हैं कि हाउ टू डिटरमाइन आउटपुट वोल्टेज ऑफ दिस सर्किट यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम। तो ये आपके लिए एक अल्टरनेटिव मेथड होगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए मैंने लिख दिया है कि ओपैम्प इज अ लीनियर सर्किट, दैट्स व्हाई वी कैन अप्लाई सुपरपोजिशन थ्योरम। तो बच्चों, सुपरपोजिशन थ्योरम क्या बोलता है कि अगर किसी नेटवर्क में मोर देन वन सोर्स हो, किसी सर्किट में मोर देन वन सोर्स है, और उस सर्किट में उस सर्किट के किसी ब्रांच में या किसी टर्मिनल पे कोई भी रिस्पांस आपको फाइंड आउट करना है, तो वो रिस्पांस इंडिविजुअल सोर्स के कारण जो रिस्पांस आता है उनके सम के इक्वल होता है। शर्त ये है कि वो इंडिविजुअल सोर्स एक्टिंग एलोन हो, अकेला वो नेटवर्क में प्रेजेंट हो, उसके अलावा जितने भी सोर्स हैं बच्चों वो डीएक्टिवेट हो। आपको याद होगा सुपरपोजिशन थ्योरम, बहुत आपने उस पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, है ना? तो यहाँ आइए समझते हैं कि मैंने कहा कि V0 means response of this circuit is equal to the sum of response due to individual sources when they are acting alone। जब V1 अकेला काम करेगा, V2 डीएक्टिवेट रहेगा, तो क्या आउटपुट वोल्टेज आ रहा है? V2 जब अकेला काम करेगा, V1 डीएक्टिवेट रहेगा, तो आउटपुट वोल्टेज क्या आ रहा है? इन दोनों का सम कर देंगे तो हमें टोटल रिस्पांस इस सर्किट का पता चल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो V0 इज इक्वल टू V01 प्लस V02, वेयर V01 इज द आउटपुट वोल्टेज ड्यू टू V1 एंड V02 इज द आउटपुट वोल्टेज ड्यू टू V2।
तो बच्चों अगर आपको V01 निकालना है तो आप V2 को क्या करोगे, डीएक्टिवेट करोगे। तो डीएक्टिवेट का सेंस क्या है भाई, डीएक्टिवेट का सेंस है नील करना, मीन्स आपको वोल्टेज को क्या करना है, जीरो करना है। तो वोल्टेज जीरो करने का मतलब ये हुआ बच्चों, उस टर्मिनल को आप ग्राउंड से कनेक्ट कर दोगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या कर दिया, V1 को ग्राउंड से, V1 वाले टर्मिनल को क्या कर दिया, डीएक्टिवेट करके ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब हमारे सामने ये जो सर्किट दिख रहा है, ये सर्किट कौन सा सर्किट है भाई, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। अब बच्चों इस नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का जो इनपुट वोल्टेज है वो Vx है, इसमें कंफ्यूज मत होना आप लोग। मैक्सिमम स्टूडेंट्स ये सोचेंगे कि सर इस नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का इनपुट वोल्टेज तो V1 है। नहीं, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का इनपुट वोल्टेज क्या है, Vx है। क्योंकि आप इसके लिए नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का सर्किट देखना कैसे बनाया था मैंने। जो इनपुट वोल्टेज था डायरेक्ट हम नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे अप्लाई कर रहे थे विदाउट एनी हेल्प ऑफ या विदाउट एनी कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंसेस। ठीक है बच्चों, तो ये तो तय हो गया कि नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, इनपुट वोल्टेज Vx अप्लाई हुआ है और मुझे नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का रिजल्ट याद है। दैट्स व्हाई वी कैन राइट आउटपुट वोल्टेज ऑफ दिस सर्किट is what, V01 is equal to 1 plus RF by R1 into VI। आपको याद होगा नॉन इन्वर्टिंग का आउटपुट वोल्टेज। तो RF बच्चों R2 है, R1 क्या है, R1 है, और इनपुट वोल्टेज यहाँ पे Vx है। और सब बच्चों को पता है कि Vx को क्या लिखना है, क्योंकि अभी Vx मैंने निकालने का तरीका बताया है, दो तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, तो Vx की वैल्यू याद है ना आपको, आई थी R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 इंटू V1। तो यहाँ से जब हमने इसको सॉल्व किया तो V01 की वैल्यू आ गई बच्चों R2 बाई R1 इंटू V1। ठीक है, बस समझ में आई। तो अभी काम बना नहीं, ये तो V01 आया, V1 के कारण आया आउटपुट वोल्टेज, अभी V2 के कारण बाकी है। तो चलिए आइए निकालते हैं V2 के कारण आउटपुट वोल्टेज मीन्स V02। तो V1 को बच्चों डीएक्टिवेट करना पड़ेगा, तो डीएक्टिवेट करने का मतलब हमें उसको जीरो करना पड़ेगा, हमें उसको ग्राउंड करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ हमने V1 को क्या कर दिया है, ग्राउंड कर दिया है, और अब हम रिस्पांस सिर्फ V2 के कारण निकालेंगे। अब बच्चों ध्यान से देखो इस सर्किट को और पहचानो ये कौन सा सर्किट है। तो मेरे ख्याल से ये जो सर्किट है बच्चों वो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है। बट इन्वर्टिंग एम्पलीफायर तो आपने ऐसे पढ़ा था, ये देखिए इन्वर्टिंग एम्पलीफायर तो आपने ऐसे पढ़ा था। यहाँ ये जो नॉन इन्वर्टिंग था वो डायरेक्ट ऐसे ग्राउंड था। ये क्या लफड़ा आ गया बच्चों, ये सिर्फ आपको उल्लू बनाने के लिए है। R1 R2 का यहाँ पे कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, क्योंकि इनको सप्लाई देने के लिए जो वोल्टेज था वो डीएक्टिवेट हो गया। मीन्स इनके थ्रू, इनके क्रॉस कोई वोल्टेज नहीं होगा। तो इधर भी वोल्टेज जीरो, इधर भी वोल्टेज जीरो, मीन्स Vx की वैल्यू क्या होगी बच्चों, जीरो। मीन्स अगर एक तरह से देखा जाए तो Vx क्या है, डायरेक्टली क्या है, ग्राउंड से कनेक्ट है। तो यहाँ बच्चों Vx क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और यही इसमें होता भी है, देखिए यहाँ जो नॉन इन्वर्टिंग का वोल्टेज है वो क्या होता है, जीरो वोल्ट पे होता है। तो ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए, उल्लू बनाने के लिए R1 R2 है ना। तो अब हम इसका आउटपुट बड़े आराम से लिख सकते हैं। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के आउटपुट के अकॉर्डिंग उसका जो एक्सप्रेशन आया था उसके अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं कि V02 इज इक्वल टू माइनस RF बाई R1। तो RF की वैल्यू 2 R2, R1 की वैल्यू R1 और V2। तो V01 आया बच्चों, V02 आया। अब टोटल V0 की वैल्यू क्या आ जाएगी, V01 और V02 को हमने यहाँ पुट कर दिया। तो देखिए यहाँ जो आउटपुट वोल्टेज आया एग्जैक्टली वही आया जो हम लोगों ने अपने बेसिक मेथड से, नोडल मेथड से किया था, वही। ठीक है, तो देखिए सुपरपोजिशन थ्योरम इतना पावरफुल टूल है कि आप सर्किट को डायरेक्ट देख के बता सकते हो। चूंकि मुझे आपको समझाना था इसलिए मैंने इतना डिस्क्राइब किया इस सॉल्यूशन को बाय यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम।
ठीक है। बट अगर आपको आपके सामने सर्किट है, आपने देखा अरे दो वोल्टेज सोर्स, इसका मतलब सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई करेंगे, एक को डीएक्टिवेट करेंगे। तो जब आप एक को डीएक्टिवेट करोगे तो निश्चित तौर पे जो पूरा ओवरऑल सर्किट आएगा वो इन्वर्टिंग या नॉन इन्वर्टिंग आएगा। जैसे देखिए यहाँ पे मैंने जब इसको डीएक्टिवेट किया तो नॉन इन्वर्टिंग आया। अब नॉन इन्वर्टिंग का आपको रिजल्ट पता है, तो उससे आप डायरेक्ट आउटपुट वोल्टेज लिख दोगे। फिर दूसरे को डीएक्टिवेट करोगे तो फिर आपके सामने कुछ इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग टाइप का आएगा। तो देखिए इस केस में इन्वर्टिंग आया और इन्वर्टिंग का हमें रिजल्ट याद है आउटपुट वोल्टेज, वो डायरेक्ट लिख दिया। और डायरेक्ट लिखने के बाद टोटल हम कर देंगे, फाइनल आउटपुट हमारे पास आ जाएगा। जैसे देखिए यहाँ देखिए मैंने सर्किट देखा अच्छा दो वोल्टेज सोर्स, सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो एक बार मैंने V1 को ग्राउंड कर दिया, V2 के कारण निकाल दिया इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का आउटपुट। फिर V2 के कारण हमने निकाला, V1 को ग्राउंड कर दिया, सॉरी V1 के कारण निकाला, V2 को ग्राउंड कर दिया, नॉन इन्वर्टिंग का आउटपुट सबको जोड़ दिया। अब इसमें थोड़ा सा ये Vx Vx दिमाग में रखना पड़ेगा कि ऐसा ना हो कि जल्दबाजी में आप कर दो 1+R2/R1 × V1 कर दो, है ना। यहाँ आपको थोड़ा सा नॉन इन्वर्टिंग का सर्किट अपने दिमाग में रखना है। बात समझ में आई कि नहीं बच्चों? तो ये तो था डिफरेंस एम्पलीफायर। और आपसे एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सकता है कि स्केच द सर्किट डायग्राम ऑफ डिफरेंस एम्पलीफायर एंड परफॉर्म इट्स एनालिसिस, है ना। तो आपको ऐसा पूछेगा तो डायरेक्ट ये सब आप कर देना, उसमें सर्किट बना देना, एनालिसिस उसकी कर देना। कभी कभी इस टॉपिक से क्वेश्चन न्यूमेरिकल फॉर्म में देगा, उसमें करेगा क्या, इन सब की वैल्यूज आपको दे देगा, V1 V2 R1 R2 ये सब वैल्यू दे देगा और आपसे आउटपुट वोल्टेज पूछ लेगा। ठीक है, तो आप ये जो कॉन्सेप्ट मैंने अप्लाई किया है नोडल या फिर सुपरपोजिशन थ्योरम, वो आप यूज करके डिटरमाइन कर लेना। ठीक है, हम लोग देखेंगे जब हम आपको ओपैम्प में प्रॉब्लम सॉल्विंग लेक्चर जब लेंगे, हाउ टू अप्रोच प्रॉब्लम सॉल्विंग इन ऑपरेशनल एम्पलीफायर, तो मैं आपको वहाँ पे बताऊंगा इस तरह का प्रॉब्लम। ठीक है बच्चों, तो चलिए इतना करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नए टाइप का एक एम्पलीफायर पढ़ेंगे। तो धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।